यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन पर 537 हवाई हमले किए गए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। यूक्रेन का एक और F-16 मारा गया। F-16 अमेरिका की ओर से दिया गया फाइटर प्लेन, लेकिन यूक्रेन के लिए काम कर रहा था और इसे रशिया ने ढेर कर दिया। ये बड़े हवाई हमले, श्याम सर, ये बड़े हवाई हमले, क्या हम एक बार फिर से बहुत हाई इंटेंसिटी वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया देखने जा रहे हैं? नाटो की मीटिंग के बाद पुतिन काफी परेशान हैं और उनको लगता है कि एक और सबक सिखाना यूक्रेन को जरूरी है। अपने मिलिट्री माइट का फिर से उन्होंने उपयोग किया है और उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स, जो कैलिबर जैसी मिसाइल्स का यूज किया है। देखिए, रशिया तब तक रुकेगा नहीं जब तक उसकी जो जमीर की जो बात है, जो यहाँ का यूएसएसआर का वर्चस्व उस एरिया का रशिया के हाथ में रहना है। जमीनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं वो, पर जमीन लेना नहीं चाहते उनसे। जो उन्होंने लिया है वो किसी कारणवश एक्स्ट्रा जो जमीन है क्रीमिया और उसी 4 जो रीजन्स हैं, वो रशियन स्पीकिंग रीजन्स को उन्होंने लिया। बाकी वो लोग चाहते नहीं, बस वो रेजिम चेंज करके और डी नोटिफाई करके और वहां से आर्मामेंट्स जो हटाना और एक शांतिपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा ऐसी लड़ाई चलती रहेगी, मनोबल टूटता रहेगा। कीव को घुटने पर लाना है और इसलिए उन्होंने दोबारा ये शकल दिखाई। और शैलेंद्र सर, मैं बहुत जल्दी से एक क्विक रिएक्शन चाहता हूं। क्या पिछले दिनों यूक्रेन ने जो रूस के अंदर घुसकर हमला किया था, जो व्लादिमीर पुतिन के घर के आसपास जो हमले हुए थे, क्या ये उसके बदले की शुरुआत है या बदला उसी के चलते ये सारे हमले जो हम देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एक अकेले आप अपने आप में बदला चल रहा है। अब आप देखिए इस बदले के साथ और क्या चल रहा है। नेटो कुछ करता है, पुतिन एक मैसेज, नेटो कर क्या रहा है? मैसेज ही तो कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा है। लड़ाई के अंदर तो आ नहीं रहा। इसी तरह पुतिन क्या कर रहे हैं कि लीजिए आपका मैसेज मैंने ले लिया, अब मैंने इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी, आप कर लीजिए क्या करेंगे। आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बचा सको तो बचा लो। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि यस, सेरेमोनियली ये देखा जाता है कि यू डेयर अटैक माय प्रेसिडेंट, ट्रू, दैट इज वेरी सीरियस। तो उसका जवाब अपने आप में उतना ही सीरियस और भयानक दिया जाए। एक और इंफॉर्मेशन आ गई है। इंफॉर्मेशन ये कि नाटो और रूस में तनातनी और बढ़ गई है, जिसका जिक्र हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे थे। पुतिन ने बाल्टिक सागर के ऊपर जासूसी प्लेन भेज दिए। देखते ही जर्मनी ने यूरोफाइटर जेट्स को उड़ा दिया है। जर्मन हवाई सीमा में घुसने से पहले ही रूसी प्लेन मुड़ गए। नाटो की मीटिंग के बाद पुतिन ने धमकी दी थी और यह धमकी थी नाटो देशों को। और ऐसे में जर्मनी के आसपास जैसे ही विमान उड़ते हुए दिखे, जर्मनी ने अपने विमानों को एक्टिव किया और उसके बाद रूसी विमानों को मुड़ना पड़ा। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं श्याम सर, ये रूस क्या वाकई में ये इंटेंट करके अब नाटो देशों को भी किसी तरह से टारगेट कर रहा है? पोस्चरिंग और मसल फ्लेक्सिंग तो वॉर में जरूरी है और रशिया लगातार बाल्टिक सी में अपने ऑपरेशंस करता रहता है। वो उसकी जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सी उनका सी बेस है, वहाँ पे कलिनिंग्राड का बहुत बड़ा बेस है और उस एरिया में वो चाहे वो फिनलैंड हो चाहे वो स्वीडन हो, ये सारे जो एरियाज हैं उनको वो लगातार परेशान करता रहता है। और एक तरह से जर्मनी को भी उसने बीच बीच में पोस्चरिंग दिखाई है। तो इनके प्लेन तो जब कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे जाते हैं और वापस आते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारा जो एयर स्पेस इस एरिया का है वहाँ हम कहीं भी जा सकते हैं, तुम भले हमें रोको लेकिन हम रुकेंगे नहीं और हर बार हम आते रहेंगे। तो ये मसल फ्लेक्सिंग का एक तरीका होता है जो वो लगातार दिखाते रहते हैं। लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, पर जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं उनको दहलाना, उनको एक तरह से चुप रखना और उनको बराबर संकेत देते रहना कि तुम्हारी जो एयर स्पेस में हम आ सकते हैं। शैलेंद्र सर, इसको मैं थोड़ा सा आगे और समझना चाहता हूं। व्हेन इट इज बिटवीन नाटो एंड रशिया, मोर देन 30 कंट्री वंस अ साइड और रूस अगली साइड में, क्या ये वाकई में दुनिया के सामने ये इक्वेशन वॉर के लिहाज से बनती हुई दिख रही है? नहीं, आप देखिए ना, नेटो 30 कंट्री बोली है, 32 कंट्री बोली है, उनमें से पहल कौन करेगा? बात सबसे बड़ी है, वो नहीं करेगा। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, उसे नेटो को दिखाना है। ये जो जहाज उड़ाने वाली बात जो आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पाएंगे ये बड़ा सीधी बात है कि वो उसके एरिया में एंटर नहीं हुआ। आपने मसल फ्लेक्सिंग करी, प्रोपोगंडा किया कि मैं आ सकता हूं और मैं यहां तक आ सकता हूं। उसी तरह जर्मनी ने क्या किया, मैं भी अपने जहाज उड़ा सकता क्या हूं। ये बताने की कोशिश है दूर रहिए, नहीं तो मैं ये कर सकता हूं? ये दोनों तरफ से होगा और ये हमेशा डायरेक्ट वॉर, मेरा ये अपना आकलन है, नेटो कभी कोई एक कंट्री अपने आप डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। आप देखेंगे हर एक कोई बैंक अपॉन कर रहा है कि नेटो पूरा का पूरा मेरे पास अटैक के लिए आएगा, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आप देख पाएंगे कि रशिया के खिलाफ वो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करेगा। लेकिन जाकर अटैक करना जिस भी कंट्री से करना होगा वो बहुत बड़ी कीमत होगी। श्याम सर, एक 10 सेकंड में रिएक्शन आप भी दे दीजिए। तो मतलब ये कभी नहीं होने वाला कि नाटो वर्सेस रशिया,
ये कभी नहीं होने वाला। ये कभी नहीं होगा, इसलिए कि नाटो कभी भी डायरेक्ट फ्रंट में नहीं आना चाहता, अमेरिका भी नहीं आना चाहता। अमेरिका ने तुमने हाथ भी खींच लिए एक तरह से, और नाटो चाहता है कि पीछे से जितना टैसिट सपोर्ट, जितना आर्मामेंट, जितना बैकअप, मनोबल, ये सब यूक्रेन को देते रहे। बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। वो पोलैंड तक अगर सीमा पे नहीं रुके, वो नाटो ने अपनी लिमिट्स नहीं डाली पोलैंड की सीमा तक, यूक्रेन को फ्री नहीं किया, और यूएसएसआर का जो पुराना वर्चस्व है वो वहां पे दाखिल नहीं हुआ, तब तक ये होता रहेगा। नाटो कभी सामने आएंगे नहीं, उन्हें इस बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा कि और मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसा है खुलकर नहीं आएंगे और सिर्फ बैक ऑफ द डोर आप सिर्फ कहेंगे नहीं जंग लड़ी हम आपके साथ है, तो फिर सारा नुकसान जो है वो सिर्फ यूक्रेन का है। पूरा का पूरा नेटो यूक्रेन के साथ है ना, दिख तो रहा है यूएस यूक्रेन के साथ देश आज बर्बाद हो चुका है। लड़ कौन रहा है? कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। ये जो F-16 आपने अब दिया, 2 साल पहले दे देते, वो मांग रहा था। ये जो नेटो की मेंबरशिप जिसके पीछे वो पड़ा हुआ है, आपने आज तक नहीं दी और ना देने की, तो आप लड़ेगा कौन? आज ये नेटो कंट्रीज आप नेटो के अंदर देख लीजिए, यूएस बोलता है कि नेटो अपने जब तक पैसे ज्यादा नहीं देगा मैं अकेले क्यों दूं? उनके भी तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। लड़ाई लड़ना अपने आप में नेटो कंट्री के किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं है। बहुत बारीक चीज आपने दर्शकों को बताई है, और मैं सिर्फ इसको एक बहुत नॉर्मल तरीके से इसको नॉर्मलाइज करता हूं कि बहुत खूबसूरत मुल्क था यूक्रेन, जो आज बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजरायली हमले से एक बार फिर से गाजा दहल उठा। इजराइल के हमले में 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। खान यूनिस के पास मुवासी में हमला किया गया, जहां फिलिस्तीन स्टेडियम के पास अटैक हुआ। ये फलस्तीन स्टेडियम है और यहां पर अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। आज गाजा की पूरी सूरत बिगड़ चुकी है, और बड़ी बात यह है कि अभी भी हमले लगातार इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। वो लेबनान वाला मोर्चा हो या ईरान वाला मोर्चा हो, जॉर्डन वाला मोर्चा हो, हर एक मोर्चे पर जंग लड़ने के बावजूद इंटेंसिटी हमलों की बिल्कुल कम नहीं है श्याम सर, और इंटेंट एकदम क्लियर है कि अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं, जो इजराइल इस वक्त दिखा रहा है। इजराइल ने ईरान से निपटने के बाद वापस अपने कदम गाजा पे ठोक दिए हैं, और उन्होंने कहते तो हैं कि उन्होंने मारा है जब वो लोग फूड के लिए वेट कर रहे थे और वो ह्यूमन एड्स का इंतजार कर रहे थे। बच्चे भी उसमें मरे हैं और कई लोग उसमें घायल, फोटोग्राफ्स काफ़ी सारी आई हैं। फ्रांस ने ये भी कहा है कि हम इसमें हेल्प करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि कौन जो हमास के लोग हैं, हमारे जो एड्स जो हम दे रहे हैं, खाना लेके भाग रहे हैं या जो सामान पहुंच रहा है उसको इधर उधर ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हमास के कैंप में। तो वो सारी बातें हो रही हैं। अमेरिका ने भी रिस्ट्रेन करने के लिए इजराइल को कहा है, लेकिन इजराइल का तरीका अलग है। उससे जहां खतरा लगता है वो उसे तब तक डिसमिनेट नहीं कर देता, बिल्कुल खत्म नहीं कर देता, तब तक वो रुकता नहीं है। तो जैसे उसे फुर्सत मिली थी हिजबुल्लाह और हुती से और ये अपने हमास से, तो वो ईरान के पीछे गया, और जैसे ईरान से थोड़ी सी उसको मोहलत मिली है तो फिर से वापस अपने मिशन में जुट गया। लेकिन एक स्टेप बैक जाते हुए शैलेंद्र सर, मैं आपसे समझता हूं कि जैसा कि श्याम सर ने कहा कि इजराइल के हमला करने का तरीका अलग है, और वो जैसे ही मौका देखता है हमला करता है, और इस वक्त उसके लिए थ्रेट तो ईरान भी है। तो क्या प्लानिंग ईरान के लिहाज से भी इजराइल इस वक्त कर रहा है? नहीं, देखिए, इजराइल के नॉट दैट कि मैं कोई पैलेस्टीनियंस का बहुत बड़ा फैन हूं या उनके अगेंस्ट हूं। अगर एक बिल्कुल निष्पक्ष करें, गाजा में है कौन? पैलेस्टीनियंस हैं। वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? हमास है। आप बताइए, पैलेस्टीनियंस ने उनको इलेक्ट कर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना दिया पूरी की पूरी हमास को। ये जो 100, 200, 500 किलोमीटर की टनल है, आपको क्या लग रहा है रातों रात अपने आप बन गई? इसमें पैलेस्टीनियंस इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई, आज आप अपने अगर बच्चों की दुहाई दे रहे हो, आप ये एक घेटो था पूरा का पूरा, और क्या डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? हम जब हमास की बात करें, बड़ी खबर आ गई, मैं वो अपने दर्शकों को बताता हूं। इजराइल ने हमास का कमांडर मार गिराया। ये बहुत बड़ी खबर व्यूअर्स। हमास के टॉप कमांडर अल ईसा को ढेर कर दिया है। 7 अक्टूबर वाले हमले का ये मास्टरमाइंड, जिसे मार गिराया है इजराइल ने। अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करता है इजराइल, ये उसका तरीका रहा है, और एक बार फिर से उसने वो करके दिखाया। प्लीज चलें कंटिन्यू। मैं आपने ये जो आपने लेटेस्ट खबर दी, एक कमांडर गिरा दिया, 10 और खड़े हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमास अपने आप में हमस नहीं है, ये एक सोच है, और ये सोच पैलेस्टीनियंस के बचपन से लेकर ऊपर तक है। जिसका बच्चा जो मरा है, जिसका बच्चा, आपको नहीं लगता कि वो अब और ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा दृढ़ टेररिस्ट बनेगा, हमास का मेंबर बनेगा? वो फैमिली, आपको क्या लग रहा है, इजराइल को प्रेज करेगी, उसके साथ चलेगी? हमास का सबसे बड़ी तकलीफ यह है, अगर आप कल पूरे के पूरे गाजा को खत्म कर दें, जमीन में मिला दें, तो भी हमास की जो सोच है वो आप खत्म नहीं और सर, हमास तो कहता है कि हम फुल टाइम वॉरियर हैं, हम लोगों के लिए जीना, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना माइट बी अ टास्क, लेकिन वहां के लिए लोग अपने आप को वॉरियर बताते हैं। वो जंग को अपने आप में ब्लड में बताते हैं। तो हमास वॉरियर कैसे हो गया?
नहीं, हमास वॉरियर के वो मैंने 7 इसीलिए- अक्टूबर मैंने को कोट किया सर, वो अपने 7 आप को अक्टूबर बताते हैं। को कौन सा ऐसा वॉरियर का काम तुमने किया था जब तुमने वो बच्चे मारे, औरतों को रेप किया, मरी हुई औरत को नंगा कर कर आप परेड कर रहे हो? ये है आपका वॉरियर? किसने कह दिया कि हमास अपने आप में वॉरियर है? मैं नहीं मानता। मैंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। मैंने बहुत क्लियर कहा कि हमास अपने आप को वॉरियर बताता है, इसीलिए मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूं। देखिए इसको कि ऐसे एक मरेगा तो 10 लिया खड़े हो जाए। जाएंगे। जैसे हाँ। कैसे लिया जाए कि हम देखिए सेकंड। पैलेस्टाइन एक कंट्री है जिसे कोएग्जिस्ट करना था इजराइल के साथ, हाँ। और इजराइल उसके साथ कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 7 अक्टूबर 23 को मैं फिर से बताता हूं, हाँ। कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, हमास के कुछ डिस्कंटल्ड लोगों ने, वैसे हमास तो टेररिस्ट आउटफिट है, ये तो हाँ। डिक्लेयर्ड है, True, लेकिन ये गलत कर दिया जब हम इंडिया से मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना रहे थे, हम जब अच्छी बातें कर रहे थे, उस समय इजराइल को उन्होंने कुरेद दिया। बिल्कुल ये गलत किया, और हमास और जब तक वो खत्म नहीं होगा भुगत रहा है तब तक वो नहीं, 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 भुगत एक रहा है। सेकंड, मैं- एक सेकंड। सर प्लीज, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका ने लाखों डॉलर फूंक दिए। मिलिट्री वॉच मैगजीन की रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। सिर्फ थर्ड इंटरसेप्टर के लिए $1.2 बिलियन खर्च किए गए। ईरान से थर्ड ने इजराइल को बचाया था। और मैं गलत नहीं हूं अगर शैलेंद्र सर, तो ये थर्ड वो है जो सैटेलाइट के तौर पर इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को। प्लीज आप थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एयर डिफेंस सिस्टम बैकबोन है इजराइल को बचाने वाली। अगर 100 मिसाइल इजराइल की तरफ चलती हैं, चाहे वो थर्ड ले लीजिए, पैट्रियट ले लीजिए, आयरन डोम ले लीजिए, वो एरो 1, 2, 3 ले लीजिए, ये सारी की सारी ग्रिड अपने आप में कंट्री की बाउंड्री से बाहर भी और अंदर भी ये ही अकेले बचाती है। अगर 100 मिसाइल इसके तरफ आती हैं, डेडली मिसाइल आती हैं, तो भी आप देख पाते हैं 5, 6, 7, 8, 10 मिसाइल एक्चुअली ग्राउंड पर गिर पाती हैं, जो कि अपने आप में उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने आप में एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया ठीक है। है। जहां भी मिसाइल गिरेगी अपने आप में बहुत बड़े डैमेज। सर एक और बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान को $30 अरब देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान को प्रतिबंधों में ढील ट्रंप प्रशासन की ओर से मिल सकती है एटॉमिक साइट्स पर तबाही के बीच। ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बात अमेरिका कह रहा है, दूसरी तरफ खबर यह कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ा रहा है, तीसरी तरफ खबर यह कि ईरान को $30 अरब अमेरिका देने पर विचार कर रहा है एटॉमिक साइट्स पर तबाही के बीच। ये खबर है, पैसे के बदले ईरान को रोकना होगा, ये स्ट्रेटेजी है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से मेजर, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि ईरान की एटॉमिक साइट्स को तबाह करने वाले ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ये जो पैसे की मदद है, ये क्यों देना चाह रहे हैं ट्रंप? अगर अमेरिका ये कहता है कि ईरान को वो अरबों डॉलर देना चाहता है और प्रतिबंध वो हटाएगा या सैंक्शंस हटाएगा, तो एक चीज है कि इसकी क्या गारंटी है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये मैं समझ, देखिए न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, उसने कोई मना नहीं करा, उसने कभी ये नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अपना खत्म कर देते हैं। और अगर बोल भी दिया तो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर डुअल यूज टेक्नोलॉजी को लेके वो बोलेगा पीसफुल मीन्स के लिए, और फिर चुपचाप वो वेपन बनाएगा। ये कभी अल्टीमेट गारंटी क्या है कि रेजीम जो है तेहरान में वो बरकरार रहे? अल्टीमेट गारंटी और न्यूक्लियर वेपन्स। कभी भी ईरान की करंट रेजीम, खमेनेई की रेजीम, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का पीछा नहीं छोड़ेगी, पाके मानेगी। और अगर अमेरिका ने गलती कर दी उनको डॉलर देके उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाने की, तो फिर पूरी दुनिया के ऊपर जो है एक टेरर छाएगा, क्योंकि जो ईरान बिना न्यूक्लियर वेपन के इतनी तबाही कर सकता है, वो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के साथ सोचिए क्या। और मेजर इंटरेस्टिंग बात यह कि इधर अमेरिका पैसे देने की सोच रहा है, इधर ईरान नई डील पर बातचीत कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि चीन के साथ ईरान की नई डील पर बातचीत हो रही है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी ईरान की, रूस से सुखोई 35 खरीदने की डील खटाई में पड़ती हुई दिख रही है।